नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके सामने आज हम अपना जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था संडे को जो बच्चे मैंने बुला रखे हैं सभी के सभी वहां पर अपने टाइम से पहुंच जाना। जिनके साथ पेरेंट्स आएंगे उनके पेरेंट्स के रुकने का प्रोविजन भी है। उस दिन मैंने एक एक्टिव एग्जामिनर का टेस्ट भी लेना है, एक्टिव एग्जामिनर का टेस्ट भी होगा। आज मुश्किल से टाइम निकाल के और यहाँ पर भी स्टाफ को बोल के रुकवाए थे, अदरवाइज इस सैटरडे को छुट्टी होती तो बच्चे चले गए। फिर भी माँ भाई मैं रोहतक आ रहा हूँ किसी काम के लिए, अपनी कुछ स्टूडियो से रिगार्डिंग कुछ पर्पज से मटेरियल लेना था। तो फिर मैंने सोचा चलो आते आए हैं तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों ना करा दी जाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, ध्यान से समझो बच्चों। आवाज क्लियर है? बिल्कुल साउंड बिल्कुल क्लियर है? ठीक है सर। देखो बच्चों, हम बात करें पहली बात तो इस वर्ल्ड में हम यहाँ पर जिस प्रकार भारत का पढ़ा था, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के द्वीप, कोई भारत की धाराएं, गर्म जल धाराएं, जलवायु, सब कुछ पढ़ा था। इसी प्रकार हम वर्ल्ड की पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड की पढ़ने से पहले मैं सिंपली एक बात बता देता हूं, वर्ल्ड में सिस्टम क्या था। ये सारा का सारा टुकड़ा जो था इकट्ठा, ये पेंजिया मास था। ये जो ऊपर है इसमें 5 सागर हैं। इसके चारों तरफ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो दोनों तरफ है इसका नाम है पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन? पैसिफिक। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक। मींस इक्वेटर से ऊपर हो जाएगा तो नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे हो जाएगा तो साउथ। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, हो गया भाई। ये तो हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, पहला ओशियन। सारा जो टुकड़ा इकट्ठा मास था उसे पेंजिया मास बोलते थे। अब मैं बात करूं ऊपर जो ये है पूरा जो बर्फ से कवर रहता है, ये है आपका आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन? आर्कटिक। नीचे जो बर्फ से कवर रहता है ये है आपका अंटार्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन? अंटार्कटिक। क्लियर टू यू? अब बात क्या होगी, अपने पास होगी पैसिफिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, 3। ये जो पूरा पोर्शन इसको बोलते हैं अमेरिका। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर अमेरिका, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं यूरोप। ये हो गया आपका अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया। और एशिया में ये वाला जो पोर्शन है रूस का आधा पोर्शन, ये रूस का पोर्शन किस में आता है? यूरोप में। और बचा हुआ पोर्शन किस में आता है? रशिया, एशिया में। ये पूरा का पूरा पोर्शन एशिया। ये अलग से द्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बात करता हूं अमेरिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इस तरफ पूरा अमेरिका और इस तरफ पूरा वर्ल्ड। इनको जो समुद्र अलग करता है उसका नाम है नॉर्थ, उनका नाम है अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर। वही इक्वेटर से ऊपर होगा तो नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर से नीचे होगा तो साउथ अटलांटिक। क्लियर टू यू? और जो क्योंकि यहां पर पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान में हुई थी तो ये वाला जो पानी है जो हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को अलग करता है इसका नाम है इंडियन ओशियन। क्योंकि इनमें सबसे पुराना क्या था? इंडिया था, इसीलिए इसका नाम हुआ इंडियन ओशियन। अब मैं बात करता हूं, ये जो इनका नाम तो ओशियन कह दिया और कई चीजों का नाम हम सी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है। जब कभी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो और वो महाद्वीपों को अलग करे, किसको अलग करे? महाद्वीपों को नहीं, एक नहीं 2-3 महाद्वीपों को अलग करे, तो उसे बोलते हैं ओशियन। क्या बोलते हैं? ओशियन। जब पानी की मात्रा इतनी हो वो 2 महाद्वीपों को अलग करे, 4-5 देशों को अलग करे, उसे बोलते हैं सी। क्या मैं ओपन बाउंड्री हो जब वाटर की, मोस्टली प्रॉपर ओपन बाउंड्री होती है तो उसे ओशियन बोलते हैं। और कहीं ना कहीं लैंड से कोइंसाइड करती है, लैंड उसके साथ होती है तो उसे सी बोलते हैं। क्लियर टू यू? अब मैं सी बताता हूं कैसे, ध्यान से समझना। देखो देखो बिल्कुल ध्यान से, मैं गोल कर दूंगा इस पूरे पोर्शन को। ये वाला पानी, ये वाला पानी, ये पानी है। इस पानी के ऊपर नीचे जो है ये अफ्रीका, और इस पानी के ऊपर जो है वो यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला पानी, अब बताया मैंने 2 देशों को, क्या इतना पानी है यूरोप और इससे बड़ा? नहीं, इनसे तो बड़ा तो नहीं है, पर इस पानी से दोनों की बाउंड्री बनती, तो ये हो गया एक सी। क्या हो गया? एक सी। इस सी का नाम है मेडिटेरियन सी। कौन सा सी? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? क्लियर टू यू? अब देखो दूसरा पानी, ये वाला पानी देखो भाई, ये वाला पानी, ये वाला पानी, ये इस तरफ एशिया है और ये क्या है? अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका को ये वाला पानी अलग करता है। इस पानी का नाम है बच्चों रेड सी। क्या नाम है? रेड सी। बात समझ आई नहीं? अब देखो आगे,
ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, एशिया, और ये क्या है, यूरोप। ये वाला जो पानी है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को। ठीक है बच्चों, इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। तो ध्यान से समझना, अफ्रीका और यूरोप को अलग करे भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी इंग्लिश वाले। अफ्रीका और एशिया को करे रेड सी, लाल सागर। अफ्रीका और यूरोप और एशिया को करे काला सागर, ब्लैक सी। बात समझ में आई या नहीं? ये क्या है, सी। ठीक है, तो सी किसके हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से। अब मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वाला जो पानी है, ये वाला तो बता दिया मैंने ब्लैक सी। ये वाला जो पानी है अलग से, ये वाला जो पानी देखो, एक तो ये बता दिया मैंने ब्लैक सी। ये वाला पानी देखो, इसके चारों तरफ क्या है, लैंड है। यहां भी लैंड, यहां भी लैंड, यहां भी लैंड, यहां भी लैंड, यहां भी लैंड। ये जो लैंड से घिरा हुआ है, पर पानी क्या है, ज्यादा है। पानी की वजह से तो इसका नाम सी पड़ा। परंतु कोई भी पानी की आकृति चारों तरफ से जमीन से गिरी हो, किससे गिरी हो, जमीन से गिरी हो, उसको बोलते हैं लेक। क्या बोलते हैं, लेक। तो ये पानी की मात्रा की वजह से तो इसका नाम हो गया सी, परंतु इसकी भू आकृति की वजह से इसका नाम हो गया लेक। तो इसीलिए बच्चों इसका नाम है कैस्पियन सी। क्या नाम इसका, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है बच्चों, कैस्पियन सी, ये लैंड लॉक्ड होने की वजह से सागर होते हुए भी झील कही जाती है। क्या कही जाती है, झील कही जाती है। और एशिया में है, और जो सबसे बड़ी झील है वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है कौन सी, सी, कैस्पियन। जैसे उस दिन पीडीएफ बोली थी बच्चों, पीडीएफ लिंक में मिल गई है सभी को। इसी प्रकार आज की भी जैसे सारी की सारी पीडीएफ है, ये आपको इजीली मिल जाएगी, पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। बात समझ में आ गई? तो अब तक हमने क्या कर लिए, ओशियन जो होते हैं ओपन सी बाउंड्री होती है। सी जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो जनरली क्या करेगा, दो देशों को अलग करेगा, दो महाद्वीपों को अलग करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सी। सी जो होता है कहीं ना कहीं आपका लैंड से घिरा हुआ होता है। अगर प्रॉपर लैंड से घिरा हुआ कोई पानी हो तो उसे क्या बोलते हो, लेक। तो अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो सी तो हो गया, और उसकी आकृति चारों तरफ से घिरी हुई तो लेक होगी। तो देखो काला सागर जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है, लाल जो है अफ्रीका और एशिया को करता है, और भूमध्य सागर आपका यूरोप और अफ्रीका को करेगा। ये मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट सी। इसके अलावा और बताता हूं बच्चों, देखो ये उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर, मेन ये कजाकिस्तान के अंदर है, उज्बेकिस्तान से लगता हुआ ये अरल सी। कौन सा सी, अरल सी। तो किसी देश के अंदर पाए जाने वाला, क्योंकि कैस्पियन सी काफी देशों के साथ लगता है, किसी देश के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सागर कौन सा बच्चों, अरल सी। कौन सा है, अरल सी। कहां पर बच्चों, कजाकिस्तान में। क्लियर टू यू? अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाते हैं जो मैं आपको थोड़ी बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कई बार ये पूछ लेता है कि भूमध्य सागर से लगने वाले देशों के नाम बताओ। भूमध्य सागर देखो, मोरक्को, जहां का इब्न बतूता था। इब्न बतूता जो हिस्टोरियन था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, किस देश का था, मोरक्को। अल्जीरिया, लीबिया, इजराइल। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजराइल, ये देश तो किसके लगते हैं, अफ्रीका के। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजराइल, ये देश तो लगते हैं अफ्रीका के। यूरोप के देखो बच्चों, ग्रीक, तुर्की, इटली, स्पेन। ग्रीक, इटली, तुर्की, स्पेन। ग्रीक, इटली, तुर्की, स्पेन, ये किसके लगते हैं, यूरोप के। तो ये भी आ जाए कौन सा देश, ये अच्छे एग्जामिनर पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर को टच नहीं करता, इनमें से कौन सा देश यूरोप का टच नहीं करता, और कौन सा देश किसका नहीं करता, अफ्रीका का। तो अफ्रीका के तो चार मैंने बता दिए, कौन से भाई, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजराइल। ठीक है, मोरक्को इस तरफ से, फिर अल्जीरिया, फिर लीबिया, फिर क्या, इजराइल। और उस तरफ से बात करो वहां की, स्पेन, इटली, ग्रीक, तुर्की। क्लियर टू यू? अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को यहां से पूछ सकता है कि अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और एशिया कौन से लगते हैं। देखो इजराइल, इजिप्ट, सूडान। ठीक है, ये वाले देश लगे भाई, ये किसके साथ लगे बच्चों, ये लगे आपके रेड सी के साथ।
और यहां से बात करूं मैं तो सऊदी अरबिया, यमन, सऊदी अरबिया, यमन, सऊदी अरबिया और यमन, ये किसके लगे बच्चों? इजराइल जो है वो एशिया की कंट्री है, सॉरी, इजराइल जो है एशिया की कंट्री है, वहां पर गलत बता दिया, सॉरी, इजराइल उसकी नहीं है, ये इजिप्ट है, इजराइल बोलने में चला गया था, सॉरी फॉर दैट। इजराइल एशिया की है, तो वहां पर क्या था? इजिप्ट, लीबिया और अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को। इजराइल में गलती से बोल गया था, इजराइल किसकी है? एशिया की, इजराइल अफ्रीका की नहीं है, वो गलती से बोल गया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया के कौन से हो गए? सऊदी अरबिया, यमन, सऊदी अरबिया और यमन, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सागर भी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दक्षिणी चीन सागर, ये देखो बच्चों, दक्षिणी चीन सागर, यहां पर दक्षिणी चीन सागर में आपका क्या आ गया? फिलीपींस, फिलीपींस सी आ गया बच्चों, फिलीपींस आ गया। यहां से क्या आ गया बच्चा? वियतनाम, फिलीपींस, वियतनाम और चाइना, फिलीपींस, वियतनाम और चाइना। इसके बीच में जो सागर है, इस सागर का नाम क्या? साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी किस बीच में विवादित है? चीन, फिलीपींस, वियतनाम के बीच में विवादित है साउथ चाइना सी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और सागर हैं जो बहुत बार पेपर में पूछते हैं, ध्यान से समझो बच्चों। देखो, एक आता है तस्मानिया सी, तस्मानिया सी, ये ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे है प्रशांत महासागर के साथ लगता हुआ, तस्मानिया सी किसमें? प्रशांत महासागर में लगता है। कौन सा सी? तस्मानिया सी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूछोगे तो वो आता है कोरल सी, कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया के नीचे। दोनों किस महासागर में पड़ते हैं? आपके पैसिफिक ओशियन में पड़ते हैं। कोरल सी ऊपर की तरफ, तस्मान सी नीचे की तरफ। और जो ये वाला जो पोर्शन लगता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये पैसिफिक ओशियन में, और ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा किस में पड़ेगा? इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में कौन सा आया? ध्यान से देखो बच्चों, इंडियन ओशियन में आया आपका अरेबियन सी, भारत से लगता हुआ, भारत से जो लगता हुआ पोर्शन है वो कौन सा है? अरेबियन सी। भारत के नीचे जो खाड़ी है वो बे ऑफ बंगाल, और भारत के नीचे एक और खाड़ी होती है, आपको पता होगा, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका और इंडिया और श्रीलंका के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच। क्लियर टू यू बच्चों? इसके अलावा कुछ सी और आते हैं इंपॉर्टेंट। देखो, ये चाइना, ये जापान, चाइना और जापान के बीच में जो सी है उसे बोलते हैं सी ऑफ जापान, क्योंकि जापान से लगता हुआ चाइना के साथ सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के नीचे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, और देखो यहां पर जापान है, जापान के नीचे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो चाइना और साउथ कोरिया के लगते हुए सी को बोलते हैं ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी कोरिया के साथ लगता है, और साउथ चाइना सी वियतनाम और फिलीपींस के साथ लगता है। क्वेश्चन में गलत मत करना, साउथ चाइना सी फिलीपींस और वियतनाम के साथ लगेगा। ईस्ट चाइना सी आपका जो है क्या नाम है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ लगेगा। और सी ऑफ जापान जो है जापान और चाइना के बीच में लगेगा। इसके अलावा बात करता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेरिंग सी, ये रशिया का पोर्शन है, और यही सी का पोर्शन कहां पर जाएगा? अमेरिका में भी लगेगा। देखो, अमेरिका जो है, अमेरिका यहां तक है, परंतु अमेरिका का एक टुकड़ा कनाडा के साथ लगता है। ये जो है कब्जाया हुआ टुकड़ा है, वैसे तो यहां पे होना चाहिए था पूरा, परंतु ये कब्जा रखा है। कौन सा पोर्शन है कब्जाया हुआ? अलास्का। कौन सा पोर्शन है? अलास्का। तो ये अलास्का पोर्शन जो कब्जाया हुआ है, ये किसके साथ अटैच करता है? बिल्कुल रूस के साथ अटैच करता है, क्योंकि पृथ्वी क्या गोल है। तो बच्चों इसीलिए बेरिंग सी, बेरिंग ट्रीटी, बेरिंग समझौता, बेरिंग सी समझौता रूस और अमेरिका के बीच में, इसके बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में। क्यों बता दिया मैंने रीजन? अलास्का जो है और जो आपका रूस है वो साथ साथ है। अलास्का का हिस्सा रूस का कब्जाया हुआ है, किसका? अमेरिका का। बात समझ में आई नहीं आई? तो बेरिंग सी अमेरिका और रशिया की क्या दिखाई देती है? बाउंड्री दर्शाती है। क्लियर टू यू? आगे आ जाओ बच्चों। इसके अलावा भाई ऊपर वाले सी को साइबेरियन सी, एक ये आता है कारा सी। कौन सा सी? कारा सी। ये रूस के अंदर है भाई, रूस के ऊपर बड़े हिस्से को क्या नाम बोलते हैं? कारा सी। ये कोरल सी था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोरल सी, रूस के ऊपर कारा सी, ठीक है। यहां पे आ जाओ बेरेंट सी। तो यूरोप वाली देश और जो आपका यूरोप वाले देश और रशिया वाले देश में संधि जो बेरेंट संधि, बेरेंट सी, बेरेंट सी, ठीक है। मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, सेंट जोसेफ लैंड, सेंट जोसेफ लैंड जो 80 से 90 डिग्री में पड़ती है और वहां पर भी वनस्पति पाई जाती है। उसका रीजन बता दिया था, नॉर्वेनियन सी की गर्म जल धारा बहती है। कौन सी? नॉर्वेनियन सी गर्म। तो ये बच्चों नॉर्वेनियन सी,
यहाँ की गर्म जल धारा जाएगी और सेंट जोसेफ लैंड में क्या कर देगी, वनस्पति लेके आ जाएगी। तो बच्चों नार्वेनियन सी, यहाँ पर आपका नार्वेनियन सी हो गया, नार्वे कंट्री होगी, ये यूनाइटेड किंगडम यूएस यूके, इसके ऊपर वाला जो पूरा सी है ये कौन सा हो गया, नार्वेनियन सी, नार्वेनियन सी। क्लियर टू यू बच्चों। अब आ जाओ नार्वेनियन सी तो नार्वे के ऊपर हुआ, और ध्यान से समझना, जर्मनी, नार्वे और यूके, जर्मनी, नार्वे और यूके, इनके बीच में नॉर्थ सी, कौन सा सी, नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी नीचे की तरफ है, नॉर्थ सी के ऊपर के है नार्वेनियन सी, ये नॉर्थ सी है ऊपर नार्वेनियन सी। तो नॉर्थ सी जो है जर्मनी, आपका इंग्लैंड, यूके और नार्वे के क्या है बीच में है नॉर्थ सी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आ जाओ भाई, देखो यहां पर यह है दक्षिण अमेरिका, यह है उत्तर अमेरिका, इसमें बहुत सारा जो पानी है, ये वाला पानी, छोटी छोटी कंट्री है, इनको कैरिबियन कंट्री बोलते हैं। कौन सी कंट्री बोलते हैं, कैरिबियन कंट्री बोलते हैं। इनमें आपकी क्यूबा, वेस्ट इंडीज, ये सारी कंट्री आती हैं। तो कैरिबियन कंट्री में पाने वाला सी कौन सा, कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है, कैरिबियन सी, कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं इनकी साथ वाली। और ये जो उत्तर अमेरिका का देश है कि मैक्सिको, मैक्सिको में यहां वाला जो हिस्सा है, ये जो गल्फ खाड़ी पाई जाती है, इसे बोलते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या बोलते हैं बच्चों, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये मैंने क्या बता दी, मैक्सिको की गल्फ। क्लियर टू यू। कैरिबियन सी हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है। अब मैं कुछ गल्फ और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है, उनको और समझना। देखो जैसे यहां पर देखो बच्चों, ये ईरान इराक है। इस ईरान इराक वाले पोर्शन में जो गल्फ है, इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ। कौन सी गल्फ, पर्शियन, पुराना नाम है ईरान का पर्शिया, पर्शियन गल्फ। तो जहां पर पुराने अटैक होते थे, इससे संबंधित होते, इराक, ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो गल्फ है, इसका नाम बोले पर्शियन गल्फ। क्या बोलते इसको, पर्शियन गल्फ। ये ओमन और यमन के बीच में गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, यमन और ओमन के बीच में गल्फ ऑफ एडन। ठीक है बच्चों, पर्शियन गल्फ बता दिया, यमन ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या बता दिया आपको, कुछ गल्फ। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन कई बार आते हैं। बताता हूं कुछ एशिया की प्रमुख नदियां। जैसे मैंने बात करी इरावदी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है इरावदी। क्यों, इसमें क्या पाई जाती है, डोल्फिन, डोल्फिन मछली ज्यादा पाई जाती है इरावदी की प्रजाति, इसलिए इसका नाम है इरावदी। इरावदी ये यहां पर बहती है आपके सारे वाले पोर्शन में। ये जो ना म्यांमार, लाओस, जिनको तुम वो बोलते हो कंट्रीज, आसियान कंट्रीज की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएटेड नेशन, इन कंट्रीज में बहती है कौन सी नदी, इरावदी। एशिया की लंबी नदी है, लंबी नदी, लंबी नदी बोला, बड़ी नदी नहीं, लंबी नदी तो इस तरफ फैलाव करेगी। म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, वाईलैंड, इनमें से बहती है इरावदी नदी। एशिया की लंबी नदी, डोल्फिन प्रजाति की मछलियों के लिए फेमस है। आगे आओ, थाईलैंड की जो इंपॉर्टेंट नदी है बच्चों, वो है चाओ फ्रायो नदी। थाईलैंड के अंदर है चाओ फ्रायो नदी, चायो फ्रायो नदी, चायो फ्रायो नदी। सुन लो, फिर तुम्हें विकिपीडिया उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी। चायो फ्रायो नदी ये चावल उत्पादन के लिए है। इसके लिए चावल उत्पादन के लिए, क्योंकि थाईलैंड में भी चावल की प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। कंजम्पशन करवे तो चावल के एक्सपोर्ट में सेकंड रैंक आती है, चावल के एक्सपोर्ट में क्या आती है, सेकंड रैंक आती है थाईलैंड की। तो चाओ फ्राओ नदी को चावल का क्षेत्र मानते हैं। ठीक है बच्चों। अरब आती है इंपॉर्टेंट नदी, मैकांग नदी। मैकांग नदी, देखो मैकांग नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोप में एक नदी बहती है डैन्यूब। यूरोप में जो नदी आती है डैन्यूब, वो 8 देशों में बहती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी यूरोप की 8 देशों में बहती है। इसी प्रकार एशिया की जो नदी है मैकांग नदी, एशिया की मैकांग नदी, ये भी एशिया के काफी देशों में से बहती है। इसीलिए एशिया की डैन्यूब नदी किसे कहेंगे, एशिया की डैन्यूब मैकांग नदी को कहेंगे। इस मैकांग के नाम पर मैकांग समझौता भी हुआ है। जिन देशों में ये बहती है उन देशों में व्यापारिक समझौता है, और उस व्यापारिक समझौते क्या कहते हो, मैकांग। तो पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भाई ये पूछ ले क्यों डैन्यूब कहते हैं, क्योंकि एशिया के जो ये थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इनमें से जो बहती नदी कौन सी, मैकांग नदी। लंबी नदी इरावदी थी, परंतु मैकांग ज्यादा देशों में से बहती है। बात समझ आ गई नहीं, ज्यादा देशों में से बहती है, और इसको ईस्ट का डैन्यूब कहते हैं, मैकांग नदी। ठीक है बच्चों। अब हमने पढ़ी थी हमारी सभ्यता को क्या कहते हैं, हमारी सभ्यता को दजला फरात कहते हैं।
तो हमारी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा नदी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हमारी जो मोस्टली नदी वो थी सिंधु घाटी के किनारे पर बसी थी। ठीक है, कुछ रावी नदी किनारे पे बसी थी। इसी प्रकार इराक ईरान में जो नदी थी वो दजला फरात थी। कौन सी बच्चों? दजला फरात। ईरान की महत्वपूर्ण नदी दजला फरात। ईरान, ये रहा ईरान, ईरान की महत्वपूर्ण नदी थी दजला फरात। दजला फरात। तो ईरान में जो सभ्यता फैली थी उस सभ्यता का नाम क्या होगा? दजला फरात सभ्यता, या उसका जिस प्रकार अपना नाम हड़प्पा इसी प्रकार उसका नाम था मेसोपोटामिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की इराक की सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता कहते थे, जिस प्रकार अपना हड़प्पा कहते थे। और जिस प्रकार हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसी प्रकार वो दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। कौन सी? ईरान इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, आगे आ जाओ। चीन की जो नदी है, चाइना की जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवांग हो या पीली नदी, अवांग हो या पीली नदी, इस प्रकार हवांग हो या पीली नदी, हवांग हो या, इसमें कई बार बाढ़ आ जाती है अवांग और पीली नदी में। जिस प्रकार आपने सुना होगा ना, बिहार का शोक कोशी को कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। इसी प्रकार अवांग हो या पीली नदी, जो नाम है पीली नदी, इसको क्या कहते हैं? चाइना का शोक कहते हैं। चाइना का शोक कहते हैं अवांग हो या पीली नदी को। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल फैक्ट है जो डायरेक्ट एचएसएससी पूछती है। तो उन फैक्टों को मैंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में से निकाला है, किन किन फैक्टों को एचएसएससी ने पूछा है और किन किन फैक्टों को इन फ्यूचर में पूछ सकती है। अवांग हो पीली नदी, इसको चाइना का शोक कहते हैं। इनको बताने के लिए कितना लंबाई बता लो, परंतु मैंने केवल वो पॉइंट निकाले हैं जिनसे आपका काम चल जाए और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इनको निकालने में काफी टाइम लगा बच्चों। अब दूसरी बात करूं, यांगसी नदी, यांगसी नदी, यांगसी नदी, ये चाइना की लंबी नदी है भाई। लंबी नदी है और बड़ी नदी। लंबी नदी पूछे या बड़ी नदी पूछे, किसकी? चाइना की। चाइना की बात करें, चाइना की लंबी नदी पूछे या बड़ी नदी पूछे, तो कौन सी है? यांगसी नदी। कौन नदी बच्चों? यांगसी नदी। संघाई जो शहर है, जिस प्रकार अपना बॉम्बे है, इस प्रकार वहां का संघाई शहर है। तो संघाई शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? यांगसी नदी के। परंतु एशिया की लंबी नदी कौन सी बताई थी मैंने? इरावदी। क्लियर टू यू? आगे हम बात करते हैं मियांडर नदी। कौन सी नदी? मियांडर नदी। वो तुर्की की नदी का नाम है मियांडर। तो मियांडर नदी कहां पर है? तुर्की में। तुर्की एशिया और उसकी बाउंड्री पे है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बता दिया। एशिया की बड़ी नदी भी कौन सी है? यांगसी नदी। चाइना वाली एशिया की यांगसी नदी बड़ी नदी भी है बच्चों। अब मैं बात करता हूं उत्तर अमेरिका की नदियां। उत्तर अमेरिका की इंपॉर्टेंट नदियों में जो कोलोराडो, कोलंबिया और कैलिफोर्निया। देखो ये उत्तर अमेरिका है, इसमें 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, कोलोराडो, कैलिफोर्निया और कोलंबिया। कोलोराडो, कैलिफोर्निया और कोलंबिया। बस ये ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग में आ जाए 3 नदी, कोलोराडो, कैलिफोर्निया और कोलंबिया। इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों बात। इसके अलावा ये कनाडा और यूएसए दोनों बहती है। कोलोराडो नदी भी यूएसए और कनाडा में दोनों तरफ बहती है। कोलंबिया भी, और वो आपकी कौन सी भाई? कैलिफोर्निया भी। मैकेंजी जो नदी है, मैकेंजी जो नदी है वो केवल कनाडा में बहती है। मैकेंजी, मैकेंजी, मैकेंजी नदी केवल किसकी है? कनाडा की, मैकेंजी। ठीक है बच्चों, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी, ये मिसिसिपी जो नदी है अमेरिका की, मिसिसिपी, जिस प्रकार अपनी गंगा है इसी प्रकार अमेरिका की मिसिसिपी नदी है। ये जो डेल्टा बनाती है, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन कई बार आता है, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है बच्चों? पंजे के आकार का डेल्टा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी अमेरिका की। तो बच्चों एक नदी तो मैंने बता दी किसकी? कनाडा की। कनाडा की तो कौन सी? मैकेंजी। और मिसिसिपी अमेरिका की, यूनाइटेड नेशन की स्टेट की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसके अलावा कोलंबिया, कोलोराडो, ठीक है, कैलिफोर्निया, ये दोनों में बहती है, कनाडा में भी और यूएसए में भी। क्लियर टू यू? केवल फैक्ट बता रहा हूं बच्चों। देखो जब एचसीएस की क्लास आएगी टोटली कंसेप्चुअल चलेगी। मैं हमेशा पेपर के हिसाब से पढ़ाता हूँ। एचएसएससी में फैक्ट पूछ रहा है, कहीं से भी उठा के पूछ रहा है, वर्ल्ड के अच्छे फैक्ट पूछ रहा है, तो मैंने फैक्ट निकाले हैं एचएसएससी के लिए। जब एचपीएससी का कोर्स चलाऊंगा तो बिल्कुल टोटली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। एचपीएससी में टोटली, जैसे देखा होगा ना तुमने, कल वो हिस्ट्री की क्लास भी दी थी, एक हिस्ट्री क्लास में कंसेप्ट बताया था किस तरह से क्या होता है। तो एचएसएससी के लिए तो फैक्ट पढ़ाऊंगा, एचपीएससी के लिए कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अब इसमें फैक्ट चल रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन देखे भी होंगे भाई, किस नदी का चिड़िया के आकार का डेल्टा। जिस प्रकार आपकी जो ये है आपकी अपनी गंगा नदी है, इसका कस्पेड डेल्टा है, गंगा नदी का कस्पेड है, जो जाड़ है ना उस प्रकार का इलाका, जाड़ के प्रकार का इलाका, कस्पेड डेल्टा। नील नदी जो है
जो अफ्रीका की नील नदी थी उसका ट्राइंगुलर डेल्टा है। तो ट्राइंगुलर डेल्टा किसका है? ट्राइंगुलर वाला डेल्टा नील नदी का। जबड़े के आकार का डेल्टा किसका? गंगा नदी का। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या है? जबड़े के आकार का डेल्टा। ठीक है। और भाई चिड़िया के पंजे के आकार का किसका? मिसिसिपी नदी का। ठीक है भाई, क्लियर यू। आगे हम बात करते हैं, ये होगी नदियों के बारे में। अब दक्षिण अमेरिका की नदी की बात करें, अमेजन भाई। अमेजन ये ब्राजील में बहती है बच्चों। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। कहां पर बहती है बच्चों? ब्राजील में। ब्राजील किसका देश है? दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। ठीक है बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी नदी मुख्यतः क्या बहती है बच्चों? ब्राजील में बहती है। सेल्वास नामक मैंने लकड़ी बताई थी, कठोर लकड़ी किसमें पाई जाती है? जिनको एक्स ब्रेकर कहते हैं। कहां पर पाई जाती है? ब्राजील में। अगली हम बात करते हैं अफ्रीका की नदी। अफ्रीका के बारे में नील नदी बता दी बच्चों। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? ट्राइंगुलर डेल्टा बनाती है। और नील नदी को क्या कहते हैं? अफ्रीका का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान बोलो या अफ्रीका का वरदान बोलो। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हुई थी। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, जहां की पिरामिड की सभ्यता होती थी, पिरामिड बनाते थे। ठीक है बच्चों, मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर ओसवान बांध है। ओसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया। ठीक है बच्चों, अफ्रीका की दूसरी नदी कांगो नदी। ये कांगो नदी बिल्कुल बीच में बहती है अफ्रीका के। बिल्कुल अफ्रीका के बीच में दो भागों में बांटने वाली नदी को क्या बोलते हैं? कांगो नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगो नदी पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी। छोटे कद के होते हैं, नाटे होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, कांगो देश में पाए जाते हैं कांगो नदी के किनारे पिग्मी जनजाति। यूरोप की नदी में आ जाओ बच्चों। जर्मनी और फ्रांस के बीच में देखो, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यहां पर ये फ्रांस ये जर्मनी, यहां पर पाई जाती है राइन नदी। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो राइन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसकी सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है यूरोप में राइन नदी। कोयले के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनकी ब्लैक फॉरेस्ट किसमें पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट एक स्थान है जहां पर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, राइन नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, आगे उसमें आ भी जाएंगी लॉरेंस की खाने और ब्लैक फॉरेस्ट की खाने। ये दोनों खाने किसके हैं? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, राइन नदी के पास पाई जाती है। लॉरेंस की खाने और कोयले की खाने, आगे जब डिटेल पढ़ाऊंगा कोयले वगैरह में आ भी जाएंगी। डैन्यूब बता दी थी। डैन्यूब नदी एकमात्र नदी है जो 8 देशों में से बहती है। तो इसीलिए जो भी किसी महाद्वीप की लंबी नदी पाएगी उसका नाम क्या रख देंगे? डैन्यूब। ठीक है भाई, क्लियर। इटली की गंगा किसे कहते हैं भाई? पो नदी को। इटली में एक पो नदी बहती है, उसको क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम का बच्चों, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ? लंदन जो आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी के किनारे क्या बसा हुआ? लंदन। क्लियर टू यू। अगली हम बात करते हैं, देखो इटली की गंगा तो पो नदी को कहते हैं, पर इटली का जो शहर रोम है, जिसको रोमन सभ्यता जहां से निकली है, वो टाइबर नदी के किनारे। तो गलती मत करना, टाइबर नदी के किनारे के हैं रोम, इटली का रोम। इटली का जो रोम शहर है वो कौन सी नदी के किनारे? टाइबर। परंतु इटली की गंगा जिसे कहते हैं वो पो नदी को। इटली गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। ये कहानी क्लियर होगी बच्चों? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। ये मैंने नदी बताई, वर्ल्ड की रिवर्स। सारे पॉइंट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, बस समझ लो। मैप में एक बार देख लोगे तो उनके साइट से क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, ये बिल्कुल क्रैश कोर्स। देखो बच्चों, मुझे भी पता है जो बच्चे नए हैं उनको मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, पर मेरा तेजी से पढ़ाने का रीजन क्या है बच्चों? ताकि ज्यादा फैक्ट आपके सामने आ जाए और उन फैक्ट को आप एक बार सुन लो, एक बार पीडीएफ में देख लो, तो ऑप्शन देख कर आपका क्वेश्चन हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फैक्ट निकाल के लेके आने पड़ रही है। तो बच्चों मैं भी चाहता, ये जो कोर्स जो मैं करा रहा हूँ 1.5 महीने में, ये कोर्स 6 साढ़े 6 महीने में होने का है। 6 साढ़े 6 महीने में होने का है, परंतु मैं मेहनत करके तेजी से करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें लिखना ना पड़े, पीडीएफ मिल जाए, ताकि तुम्हारे जल्दी से उस कोर्स को रिवीजन कर लो। बात समझ आई नहीं आई? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना था, ताकि भी क्वेश्चन छूट जाए ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना कहीं से भी। ठीक है, अब विश्व के कुछ प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र, उनकी बात करते हैं बच्चों। ग्रेट फिशरी बैंक और डोगर बैंक। ग्रेट फिशरी बैंक और डोगर बैंक जो उत्तरी सागर गर्म जलधारा, देखो बच्चों ये नॉर्वेजियन सी है, यहां पर गर्म जलधारा है, यहां पर मिलता आपका डोंगर बैंक। कौन सा बैंक? डोंगर बैंक। क्योंकि ये सारे देश तो ठंडे और यह गर्म जलधारा है, जलधारा क्या गर्म, तो विशेष प्रकार की मछली पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी? उस मछली का डिमांड होगा नहीं होगा?
डोंगर बैंक जो है, यहाँ पे नार्वेरियन सी की गर्म जलधारा की वजह से ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मछलियों में इस प्रकार की मछली पाई जाएगी जो गर्म पानी में पाई जाती है, डोंगर्स बैंक। ठीक है, तो नॉर्वे स्वीडन के लिए मछली सप्लाई करते हैं, गर्म पानी की मछली डोंगर्स बैंक से। ठीक है बच्चों, अब मैं घास के मैदान में सारे बता दिए भाई। पंपास बताया था अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तर अमेरिका में, डाउन्स बता दिया था ऑस्ट्रेलिया में, सवाना अफ्रीका में बता दिया था, ललनोस ब्राजील में बता दिया था। ठीक है, ये सारे घास के मैदान बता दिए। खनिज में तेल के उत्पादक केंद्र बता रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। खनिज में तेल के उत्पादक केंद्र देखो भाई, खनिज में तेल देखो, दो बात करना, एक खनिज में तेल के, एक पेट्रोलियम के, अलग अलग चीज। खनिज तेल से पेट्रोलियम निकाला जाता है, इससे डीजल भी निकाला जाता है, अलग अलग चीजें। खनिज तेल सबसे ज्यादा जो होता है वो यूएसए में, यहाँ पर बच्चों यूएसए में लगभग कितना 13.5% इंपोर्टेंट। तो यूएसए और वर्ल्ड का खरीद रहा है क्योंकि उसका स्टॉक और ज्यादा बढ़ जाए। जब वर्ल्ड का खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टॉक यूएसए के पास रह जाएगा और यूएसए मनचाहे रेट पे बेच। तो हम बोलते हैं ना अरब कंट्री में, अरब कंट्री से ज्यादा कहां पर है, यूएसए में, क्योंकि पेट्रोलियम तो हर कहीं भी बन सकता है जहां पर सभ्यता होगी। पहले पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है, जहां पर पहले जीव जंतु रहे होंगे, जीव जंतु दब गए और उनकी परत बनती चलेगी, उन परतों में सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, वहां से तेल निकलता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बार बार जाने से तेल बन जाता है। तो यूएसए में सबसे ज्यादा है। यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरब। क्या आता है? सऊदी अरब। ठीक है बच्चों, फिर आता है रूस। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री कौन सी नहीं हुई, ये आपकी मरुस्थल वाली कंट्री नहीं। परंतु अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम भंडारण, ये तो खनिज तेल था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम कहां पर भंडारण ज्यादा है, मतलब कहां पर कुएं गणे ज्यादा है, कहां पर ज्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है बच्चों वेनेजुला में। इसमें वेनेजुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेनेजुला कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तेल। वेनेजुला के बाद पाया जाता है सऊदी अरब में। इसमें सऊदी अरब में पेट्रोल की बात हो रही है, अब खनिज तेल तो जालिया, खनिज तेल किसमें ज्यादा? यूएसए में। यूएसए के बाद किसमें? यूएसए के बाद सऊदी अरब में। ठीक है, परंतु मैं अब बात करूं पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा वेनेजुला में और उसके बाद किसमें बच्चों? सऊदी अरब में पेट्रोलियम। ठीक है, कच्चा। अब बात करता है खनिज तेल। खनिज तेल में तो कच्चा तेल भी आ गया, सारे तरह का भी आ गया। खाली कच्चा तेल पूछे, खनिज तेल नहीं पूछे, खाली क्या पूछे? कच्चा तेल। कच्चा तेल स्पेशल जो पेट्रोलियम निकलेगा जिससे, खाली कच्चा तेल पूछे वो सऊदी अरब में आ जाएगा। खनिज तेल पूछेगा, खनिज तेल पूछेगा जी, में तेल भी अलग अलग प्रोडक्ट है, वो कहाँ है? यूएसए में। खाली कच्चा तेल पूछेगा तो सऊदी अरब में। ठीक है, कोयले की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो कोयला मिलेगा बच्चों, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करेगा वो करेगा चीन। कौन करेगा उत्पादन? चीन। उत्पादन चीन करेगा, भंडार ज्यादा यूएसए में है। पर जनरली जो क्वेश्चन पूछता है उत्पादन पे पूछता है, तो प्रोडक्शन और उत्पादन कौन करेगा? चीन। वैसे स्टोरेज पूछो तो किसकी है बच्चों? स्टोरेज पूछोगे तो ज्यादा किसकी है? यूएसए की। भारत की कोयले में तीसरे नंबर की रैंक है। नंबर की रैंक है तीसरे की, पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे भारत। परंतु भंडार गणे पड़े हैं वे यूएसए में पड़े हैं, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो कम भी है तो उसको ज्यादा निकाल रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। लोहे की बात करा, लोहे में भी नंबर फर्स्ट कौन है? चाइना। तो चाइना क्या क्या फर्स्ट आ लिया? चाइना कोयले में फर्स्ट आ लिया, चाइना लोहे में फर्स्ट आ लिया। कोयला जो ज्यादा है भंडार यूएसए में थे, निकाला चाइना ने। इसी प्रकार जो आपके लोहा है, भंडार तो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है परंतु निकाले ज्यादा कौन है? चाइना। भारत की लोहे में जो रैंक है वो है चौथी, रैंक है चौथी। भारत की कोयले में रैंक तीसरी थी, लोहे में रैंक चौथी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यूरेनियम। यूरेनियम की बात करोगे बेटो तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है कजाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कजाकिस्तान सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। यूरेनियम का ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान। ठीक है, और यूरेनियम का अगर तुम बोलो, यूरेनियम का सबसे ज्यादा कौन करता है? कजाकिस्तान। जो करंट का डाटा है, कई बार ये डाटा कनाडा से मिसमैच करता है कि कनाडा करता है, परंतु कजाकिस्तान में इससे क्या है? ज्यादा है। ठीक है, परंतु न्यूक्लियर एनर्जी बुझो, न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा कौन बढ़ाओ? जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा बढ़ाता है यूएसए। ठीक है, परंतु इसका उत्पादन कौन करा यूरेनियम का ज्यादा? कजाकिस्तान। सोने के बारे में आ जाओ भाई, बात है टेक्नोलॉजी निकालेगा कौन? चाइना। अभी तक एक आया, केवल क्या आया है भाई? यूरेनियम। यूरेनियम में कजाकिस्तान आया ना, सब जगह क्या है? चाइना। तेला में तो अलग बात थी, तेल तो खनिज तेल थे, तेना में चाइना नहीं था। तेला में मैं बोलूं खनिज तेल पूछे तो यूएसए और कच्चा तेल पूछे
तो कच्चा तेल पूछे तो कौन आ जाएगा आपका सऊदी अरब, और पेट्रोलियम पूछे तो वेनेजुला, पेट्रोलियम पूछे तो वेनेजुला। अब मैं बात करूं लोहे में कौन आ लिया, चाइना, कोयले में कौन आ लिया, चाइना, चाइना उत्पादन करे। अब मैंने बात करी सोने में भी कौन है, चाइना, सोने में भी कौन है भाई, चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पर सोने में साउथ अफ्रीका, सेकंड नंबर पर कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है बच्चों। आगे मैं बात करता हूं तांबा, तांबे में भंडारण भी उत्पादन भी दोनों को, चिल्ली, तुम भंडारण को मत देखना, केवल उत्पादन को देखना। हालांकि मैंने लिख दोनों रखे हैं क्योंकि बड़े एग्जाम में तो भंडारण भी पूछ लेता है, परंतु छोटे एग्जाम में केवल प्रोडक्शन पूछता है। तुम नोट्सों में से केवल किसको देखना, प्रोडक्शन को देखना बच्चों। तो चिल्ली, चिल्ली को कहा है, ये है चिल्ली, विश्व का सबसे लंबा देश है चिल्ली, विश्व का सबसे लंबा देश है चिल्ली, और चिल्ली में अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, चीनी में। तो चिल्ली जो है किसका भंडारण विश्व ज्यादा, चिल्ली में तांबे का। अपने यहां पर कड़ा था, मध्य प्रदेश था ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खेतड़ी, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई ये, क्लियर टू यू। किसका हो गया आपका, तांबे का। उसका देखो बॉक्साइट या एल्यूमिनियम जो होता है आपका, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का बच्चों, ये बता दिया मैंने सिलिकॉन का। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा होगा बच्चों उत्पादन देश ऑस्ट्रेलिया में। तो एल्यूमिनियम बोलो तो क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया अब आया भाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। अब मैं बात करूं एल्यूमिनियम, देखो ये हो गया एक पॉइंट और सोरा, देखो बॉक्साइट, यहां पर भी थोड़ा पॉइंट लोचे वाला है। बॉक्साइट आ जाए तो आएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। परंतु फिर मैंने बताया था बॉक्साइट का मतलब क्या, Al2O3 × 2H2O, ये आ जाए तो क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। परंतु इसमें से खाली एल्यूमिनियम निकालना हो, ये निकालना हो, खाली एल्यूमिनियम निकालना हो, फिर टेक्नोलॉजी किसके पास है, चीन के पास। तो चीन तो आ गया नहीं, सब चीजों में चीन आ गया, नहीं आ गया। तो अब जहां पर चीन नहीं आया वो देख लो, चीन कहां नहीं आया बच्चों, चीन नहीं आया, एक तो नहीं आया चीन किसमें आपका, नहीं आया तांबे में। तांबे में कौन आया भाई, चिल्ली, तांबे में चिल्ली आया। खनिज तेल में कौन आया, खनिज तेल में आया यूएसए। कच्चे तेल में आया सऊदी अरब, कच्चे तेल में कौन आया, सऊदी अरब। और पेट्रोलियम में आया वेनेजुला, पेट्रोलियम कौन आया, वेनेजुला, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हर चीजों में क्या आया, चीन, ठीक है। एक और बच गया लास्ट, मैंगनीज, मैंगनीज में कौन आया, दक्षिण अफ्रीका, कौन भाई, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर टू यू, ये आपको याद हो जाएंगे। और सब चीजों में क्या आएगा, चीन। अब मैं बात करता हूं सी की, भाई सी कुछ इंपॉर्टेंट सी, जैसे आपको बता दी सारगोसा सी, यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। सरगोसा सी उत्तरी अटलांटिक में सी है भाई, सरगोसा सी उत्तरी अटलांटिक में, सरगोसा सी, ये सरगोसा सी उत्तरी अटलांटिक में सी है बच्चों, सरगोसा सी। इसके बारे में क्या बात है बच्चों, यहां पर इल, ये यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है, ये यूएसए है, इसकी पूर्वी तट पर स्थित है, कौन सा, सरगोसा सी, सरगोसा समुद्र। यहाँ पर इल नामक, इल प्रजाति की मछली पाई जाती है। तो इल प्रजाति की मछली किस पर पाई जाती है बच्चों, सरगोसा सी। लंबी जड़ों वाली घास पाई जाती है, इसीलिए उस घास का नाम क्या था, सरगेसम। तो पेपर में आजा सरगोसा सी का नाम क्यों पड़ा, सरगेसम नामक घास के नाम पर पड़ा। और इल प्रजाति की क्या पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है। यूएसए के पूर्व में स्थित है सरगोसा सी। बाल्टिक सागर, बाल्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रूस को यूरोप से अलग करने के लिए, रूस को, देखो ये वाला, ये रूस है, रूस है बच्चों, ये यूरोप है। रूस को यूरोप से अलग करने के लिए बाल्टिक सागर, कौन सा सागर बच्चों, ये वाला, सॉरी ये वाला, कौन सा सागर, बाल्टिक सागर। तो रूस को यूरोप से अलग करने के लिए बाल्टिक सागर, इन राज्यों को, जो ये आपका लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड वगैरह थे, इन राज्यों को क्या बोलते हो, बाल्टिक गणराज्य। पहले हिस्ट्री में इनके ऊपर लड़ाई होती थी, बाल्टिक गणराज्य के ऊपर, बाल्कन स्टेट बोलते थे, बाल्कन वार। जो पोलैंड के साथ जो विवाद रहता है, पोलैंड के साथ जो इसका विवाद रहता है, नॉर्वे सागर के साथ, बाल्टिक सागर का, ये रूस का रहता है, रूस और पोलैंड का रहता है विवाद बाल्टिक सागर में। तो बाल्टिक सागर में किसका विवाद रहता है, रूस और पोलैंड का, ठीक है बच्चों। लाल सागर मैंने बता दिया, लाल सागर में किसको भाई, लाल सागर हो गया आपका एशिया और एशिया और किसको, अफ्रीका के बीच में लाल सागर। लाल सागर में इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की प्रसिद्ध स्वेज ने, देखो लाल लाल सागर हो गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना, भूमध्य सागर से जब तुम नीचे की तरफ आओगे, मध्य सागर से, क्यों, जो एशिया और जो ना यूरोप और अफ्रीका भी जो भूमध्य सागर होगा, उससे मिलाने के लिए स्वेज नहर बनाई है। कौन सी नहर बनाई है, स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर
और आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के लिए बनाई है स्वेज नहर। और पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लिए बनाई है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के लिए बनाई है। स्वेज नहर जो है बच्चों आपको ये एशिया अफ्रीका इनको मिलाने के लिए करी है स्वेज नहर। स्वेज नहर में जो बच्चों जोड़ती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में, देखो ये दो सागर है ना, ये लाल सागर है, भूमध्य सागर, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या बना दी स्वेज नहर। तो बोल सकता हूं ना यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कंबाइन करने के लिए क्या बना दी स्वेज नहर। और अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के लिए कौन सी बना दी पनामा नहर। तो स्वेज नहर के ऊपर जो संधि है उसको बोलते हैं बाब अलमंडेब संधि। बाब अलमंडेब संधि, बात समझ आ गई नहीं, बाब अलमंडेब। तो ये देखो भूमध्य सागर लाल सागर को मिलाने के लिए, भूमध्य सागर तो है आपका यूरोप और अफ्रीका, और लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका। तो इन तीनों के दोनों के पानी को इकट्ठा मिला दे तो तीनों महाद्वीप इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे जल से, उसके लिए क्या बनाई स्वेज नहर। ठीक है बच्चों। तो अब बाब अलमंडेब की संधि आ जाए तो बाब अलमंडेब की संधि ये लाल सागर में आपकी एशिया और अफ्रीका के लिए है। एशिया और अफ्रीका के लिए बाब अलमंडेब संधि, बाब अलमंडेब संधि। और अफ्रीका और यूरोप के लिए यहां पर है जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर संधि जो आपके पुर्तगाल के पास है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, यूरोप और अफ्रीका के लिए जिब्राल्टर अंग्रेजों वाला नाम, और बाब अलमंडेब किसका मुसलमानों वाला नाम, तो सऊदी अरब वरब के साथ। तो एशिया और अफ्रीका की बाब अलमंडेब, और भाई यूरोप की और अफ्रीका की जिब्राल्टर। क्लियर टू यू। अरफरा और तिमोर सी ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़े हैं प्रशांत महासागर में। अरफरा और तिमोर मैंने और दो और बताए थे। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा बताया था, एक तो बताया था आपको कोरल सी और एक बताया था टस्मान सी। कोरल सी टस्मान सी भी ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये तो इस तरफ है। और जो मैंने दूसरे बता दिए अरफरा, अरफरा और बच्चों आपका तिमोर सागर ये ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है, पहली तरफ ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत महासागर की तरफ। ठीक है। जावा व बांडा सागर, जावा व बांडा सागर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता। जावा, जावा और बांडा सागर, ये जावा और बांडा सागर ये दोनों किस में है, इंडियन ओशियन में है, इंडोनेशिया के पास। जावा और बांडा सागर इंडियन ओशियन में है, इसके पास इंडियन ओशियन में, इंडोनेशिया के पास। बेरंग बता दी, कारा सागर बता दिया, ओक्सोक सागर बता दिया, सारे सागर हो। दक्षिणी चीन सागर बता दिया, कोरल बता दिया, पीला सागर बता दिया, लेबोरेटर के एड्रियाटिक, सारे सागर हो गए। खाड़ियों में मैंने मेक्सिको की खाड़ी बता दी, कोई इंपॉर्टेंट। मेक्सिको की खाड़ी में जो तूफान उठते हैं उन तूफानों को, मेक्सिको खाड़ी में तूफान उठते हैं, जो अमेरिका में तूफान आते हैं उनको बोलते हैं हरिकेन। अमेरिका में जो बड़े बड़े तूफान आते हैं जिनकी स्पीड बहुत होती है, मेक्सिको की खाड़ी से उठते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हरिकेन। इन तूफानों का नाम है हरिकेन। ठीक है, अलग अलग जगह पे तूफानों के अलग अलग नाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम बच्चों, हरिकेन। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एडन ओमान की खाड़ी होगी, वो ये सारी खाड़ी आपकी हो चुकी हैं, खाड़ियों के बारे में कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ विश्व की कुछ जलधाराएं, विश्व की कुछ जलधाराएं, इंपॉर्टेंट जलधाराएं। जलधाराओं के बारे में पढ़े बच्चों। कनारी जलधारा, देखो ये बात कर रहा हूं मैं जलधाराओं के बारे में, ये अटलांटिक महासागर में है कनारी जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। देखो यहां पर है जलधारा। तो ये जो सारा मरुस्थल है इसका निर्माण करती है कौन सी जलधारा, कनारी। तो सारा मरुस्थल का जो मरुस्थल पाया जाता है वो कनारी जलधारा की वजह से पाया जाता है, जो किस में पाई जाती है, अंध महासागर में, कनारी जलधारा। कनारी जलधारा की अंध महासागर ठंडी जलधारा, जिसकी वजह से सारा मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ आएगी। सारा रेगिस्तान में कौन सी, कनारी जलधारा। अब मैं बोलूं लेबोर्डर, ये लेबोर्डर है ऊपर, लेबोर्डर, लेबोर्डर कड़ा हो गया कनाडा के पास। तो लेबोर्डर के पास चलने वाली जलधारा इसकी अटलांटिक ओशियन के अंध महासागर की, वो भी क्या है, ठंडी जलधारा। तो एक तो ये जलधारा होगी, देखिए जलधारा होगी, दोनों क्या है, ठंडी जलधारा है। मैंने बोला था वेस्ट साइड में क्या मिलेंगे, मरुस्थल और ठंडी जलधारा की वजह। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ वेनेजुला धारा, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी अंध महासागर के कारण जहां पर कालाहारी मरुस्थल बनेगा। तो देखो कालाहारी मरुस्थल यहां बनेगा। तो जहां जहां पर मरुस्थल होंगे ठंडी जलधारा, ये मरुस्थल सारा वाला, सारा वाला किसकी वजह से, कनारी की वजह से।
अरे भाई ये बच्चों लेबोरेटरी ये मरुस्थल तो नहीं बनाती, परंतु ये भी ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर आ जाओ, ये अफ्रीका के पास जो बना होगी ठंडी जलधारा, इसको क्या बोलोगे बच्चों? वेनेजुला धारा। वेनेजुला। तीनों की तीनों क्या है? ठंडी जलधारा। या तीनों की तीनों कहाँ है? अटलांटिक ओशियन की है, अंध महासागर की। अंध महासागर की तीन ठंडी जलधारा, एक लेबोर्डर कनाडा के पास, एक वेनेजुला जो काला हरी मरुस्थल के पास नामीबिया के पास मिलेगी, एक कौन सी? कनारी जो सारा मरुस्थल के पास मिलेगी। क्लियर टू यू बच्चों? अब यहाँ पर भी ठंडी जलधारा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये भी चिल्ली में भी अटाकामा मरुस्थल भी है, उधर मरुस्थल पढ़ाए थे ना, तो जड़ा जड़ा मरुस्थल और ठंडी जलधारा पाऊंगी। सारा के पास कनारी, सारा के पास कनारी अंध महासागर में होगी। और इसके पास भाई क्या नाम आपका यो नामीबिया काला हरी के पास वेनेजुला, और ऊपर वैसे लेबोर्डर भी। और यहाँ पर मैं बात करूँ चिल्ली के पास भी ठंडी जलधारा मिलेगी, अम्बोल्ट। अम्बोल्ट किसकी होगी? चिल्ली किस में है? प्रशांत महासागर में। तो अम्बोल्ट जलधारा किसकी होगी? प्रशांत महासागर। क्लियर टू यू? एल नीनो और ला नीना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैंने बताया था एक जो जलधारा जो मेक्सिको में और इसमें अमेरिका में मोजोवे डेजर्ट था ना, मोजोवे डेजर्ट, तो मोजोवे डेजर्ट था तो उसके लिए भी क्या पाओगी? ठंडी जलधारा। मोजोवे डेजर्ट के लिए कौन सी ठंडी जलधारा बच्चों? ये ठंडी जलधारा है मोजोवे डेजर्ट के लिए। इस जलधारा का नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। यहाँ पर कौन सा डेजर्ट था? मेक्सिको और अमेरिका का मोजो। तो देखो जहां जहां पर डेजर्ट है, दोबारा डेजर्ट भी तैयार होगी। दिल्ली में डेजर्ट है अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट के लिए हम बोल्ट, अटाकामा के लिए हम है बोल्ट, अटाकामा के लिए। मोजोवे डेजर्ट था अमेरिका में और मेक्सिको में, उसके लिए कौन सी? कैलिफोर्निया जलधारा। सारा मरुस्थल के लिए कनारी जलधारा। और भाई क्या नाम आपका ये जो था नामीबिया काला हरी के लिए वेनेजुला जलधारा। क्लियर टू यू? जहां जहां मरुस्थल वहां ठंडी जलधारा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल मिलेगा तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वहां पर भी क्या मिलेगी? ठंडी जलधारा। इतनी ठंडी धारा क्लियर होगी। तो पानी देख लो, मरुस्थल वेस्ट साइड में है तो ये किसकी होगी? वेनेजुला, कनारी और लेबोर्डर तो होगी अटलांटिक ओशियन की। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया होगी प्रशांत महासागर की। क्लियर टू यू और नोट? ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये क्या होगी? गर्म, जो नॉर्वे में चलती है, नॉर्वे के ऊपर जो गर्म मछली पाई जाती है किसमें? गल्फ स्ट्रीम जलधारा की वजह, ठीक है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा ये कैलिफोर्निया में यहाँ चलेगी, ये यहाँ पर वनस्पति मिलेगी तो फ्लोरिडा जन्मधारा। तो फ्लोरिडा जन्मधारा कैसी है? गर्म। पूर्व साइड में जो मिलेंगी वो गर्म जलधारा, पश्चिम साइड में जो मिलेंगी ठंडी जलधारा। तो फ्लोरिडा कैसी है? गर्म जलधारा। अब मैंने बताया था यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है ग्रेट सैंडी डेजर्ट और विक्टोरियन डेजर्ट, इनके लिए भी क्या मिलेगी? ठंडी जलधारा। उस ठंडी जलधारा का नाम होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये पूर्व ये पश्चिम। बताया था यहाँ पर सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट, जहां जहां मरुस्थल होंगे वहां वहां ठंडी जलधारा। और मरुस्थल जो होंगे किसी भी पोर्शन के वेस्ट साइड में होंगे, 10 से 30 डिग्री वेस्ट साइड में, तो वहां वहां पर क्या होंगी? ठंडी जलधारा। उसके अलावा क्या होंगी? गर्म जलधारा। क्योरोशियो, क्योरोशियो ये जापान के अंदर बहने वाली क्या? कोई मरुस्थल नहीं तो गर्म जलधारा। क्योरोशियो जापान के अंदर बहने वाली गर्म जलधारा। तो ठंडी याद रख लो, ठंडी के अलावा सारी क्या होंगी? गर्म। ठंडी कौन सी? एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। कनारी, सारा मरुस्थल के पास कनारी, ठीक है। आपकी मैंने बता दिया कौन सा? नामीबिया, नामीबिया के पास वेनेजुला, दोनों किसकी है? अंध महासागर की। एक आ जाओ इस तरफ के चिल्ली, चिल्ली अटाकामा में हम्बोल्ट, कौन सी? अम्बोल्ट। मैक्सिको मोजोवे का दक्षिण अमेरिका के, वहां पर क्या है भाई? आपकी कैलिफोर्निया। एक ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा सारी के हैं गर्म जलधारा। अफ्रीका की अबूलास, अबूलास क्या है? पेपर में भी दिया था मैंने। अबूलास क्या है? पूर्वी अफ्रीका की गर्म जलधारा, पूर्वी अफ्रीका की गर्म जलधारा, ठीक है बच्चों। ये सारी क्या है? गर्म जलधारा। क्लियर भाई? ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपके क्लियर हो गए पॉइंट। मैंने मुझे पता है आज के लेक्चर में ज्यादा पॉइंट होंगे फैक्चुअल, परंतु ये फैक्चुअल पॉइंट एक बार सुन लोगे और एक बार पीडीएफ में देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन में जाते आना, एक बार रिवाइज कर जाना, गलत नहीं होंगे, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं विश्व के प्रमुख मैदान। मेसोपोटामिया का मैदान कहाँ होगा? इराक ईरान में होगा, सबको पता है, दजला फरात की नदी। लोम्बार्डी, लोम्बार्डी का जो मैदान है इटली में आल्प्स पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत है नहीं, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला, तो यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है तो उस मैदान को क्या बोलते हैं? लोम्बार्डी का मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट, लोम्बार्डी का मैदान, ठीक है।
तो यहाँ पर लोम्बार्डी के मैदान में क्या मिलेंगे आपकी वाइन, इटली फ्रांस में वाइन मिलती नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, क्वांटो क्योरो या नगोया, ये पहले बताया था नगोया प्रोटोकॉल, तो नगोया प्रोटोकॉल कहां पर जाएगा, जापान में। वर्ल्ड में नाम सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल बताया था जापान में। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार बोलो, पेंटागोनिया पर्वत आ जाए, दोनों अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना ये रहा। पेंटागोनिया का पठार बोलो या पेंटागोनिया पर्वत आ जाए तो कहां पर, अर्जेंटीना के। सियाम, थाईलैंड का प्राचीन नाम बताया था मैंने सियाम, तो थाईलैंड का पठार कहां पर आएगा, सियाम में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पोटवार का पठार, पोटवार का पठार किसमें, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान का हिंदकुश पर्वत और पाकिस्तान का सुलेमान पर्वत, इन दोनों के बीच में कौन सा है, पोटवार का पठार। किम्बरले, किम्बरले में सोने की खाने भी, वैसे सोना किसमें बताया था, चीन में, इन्हें बताया था ना, परंतु सोने का भंडारण कहां पर ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बरले जो खाने हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जो है, तो किम्बरले पठार भी किसमें होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। किसके लिए प्रसिद्ध, सोने के लिए प्रसिद्ध। लाओस, लोएस जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना में, इसमें जो मिट्टी होती है बहुत पतले पतले कण होते हैं, उस पतले पतले कण को क्या बोलते हैं, लोएस। ये हवा के लिए आती है लोएस, इसीलिए लोएस का मैदान या लोएस का पठार बोलोगे तो कहां पर मिलेगा आपका, गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में। ये नाम आपको अगर क्लियर होंगे, कंसेप्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंटोलिया मैंने बताया था, जब ऊपर जाओगे तो जो हमारा ये हिमालयन पर्वत है वो तुर्की तक फैला हुआ है, और तुर्की तक लास्ट में फैला हुआ, उसका पठार का नाम क्या होता है, एंटोलिया, एंटोलिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए थे। विश्व के मरुस्थल में मैंने बता दिया आपको, भाई सारा मरुस्थल बता दिया, सभी को पता, सारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया से ठंडा। और मैंने बता दिया था इसमें इसका दूसरा नाम ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, कहीं पर मरुस्थल में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। तो ओएसिस सारा मरुस्थल का नाम है। और कौन सी जलधारा बताई थी सारा मरुस्थल पे, कनारी जलधारा। कौन सी जलधारा, कनारी जलधारा। इसके अलावा नील नदी के पास, यहाँ नील नदी बह रही है तो इजिप्ट टरिन के पास भी थोड़ा सा मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है अरब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अरब मरुस्थल। नील नदी के आसपास अफ्रीका में थोड़ा पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम है अरब मरुस्थल, ये भी कभी गड़बड़ मत करना, अरब मरुस्थल। कालाहारी मैंने बता दिया, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पाया जाता है, मैंने बताया था ना, कालाहारी नीचे की तरफ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में कौन सा पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन। इससे पहले एक प्रजाति और पड़ी थी, वो पड़ी थी कांगो में। कांगो में कौन सी पड़ी थी, बिल्कुल कांगो सेंटर में है, कांगो में पड़ी थी पिग्मी। पिग्मी छोटी जनजाति होती है, पिग्मी छोटे कद के, वो कहां पड़ी थी, कांगो नदी में, अफ्रीका में। परंतु बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका जहां पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है वहां पर पाई जाती बुशमैन। तो बुशमैन प्रजाति किसकी, साउथ अफ्रीका और उसकी, साउथ अफ्रीका की और बोत्सवाना की। यहाँ तुरमर्ग के अंडे भी पाए जाते हैं, तुरमर्ग के अंडे भी पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत बड़े। नामीबिया बता दिया, जो खाली नामीबिया में मिलेगा। नामीबिया के पास दो मरुस्थल हैं, देखो यहाँ नामीबिया में, तो नामीबिया जिसके पास मैंने कौन सी जलधारा बताई थी, वेनेजुला जलधारा। कौन सी जलधारा, वेनेजुला ठंडी जलधारा। और अफ्रीका और बोत्सवाना के पास कौन सा बच्चों, कालाहारी। कौन सा, कालाहारी। कालाहारी में कौन सी प्रजाति, बुशमैन। और कांगो नदी के किनारे पिग्मी, कांगो नदी के किनारे पिग्मी। मोजोवे बता दिया था, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के पास मोजोवे, कहाँ का, मेक्सिको का, और किसका आपका, यूएसए का। ठीक है बच्चों, यूएसए में दो मरुस्थल है, एक तो मोजोवे है, एक है एरिजोना। एरिजोना, तो एरिजोना और मोजोवे दो मरुस्थल है कहाँ के, यूएसए के। जो क्लियर होगी बच्चों, क्लियर, ठीक है। कैक्टस पौधे, कैक्टस जो विश्व प्रसिद्ध पौधे, वो एरिजोना मरुस्थल में पाए जाते हैं। और इसी मोजोवे का जो मेक्सिको में नाम है वो है सोनारंग। मोजोवे जो इस प्रकार मरुस्थल फैला हुआ है, उसमें तो अमेरिका में मोजोवे कह देते हैं और मेक्सिको में क्या कह देते हैं, सोनारंग। मेक्सिको के मरुस्थल का नाम क्या, सोनारंग। उसका उसी का पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चों, खजूरों और पेट्रोलियम के लिए सऊदी अरब का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है उसका नाम है अलनाबुद मरुस्थल। सऊदी अरब का छोटा सा मरुस्थलीय पार्ट अलनाबुद किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, क्या नाम उसका, खजूर और पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है अलनाबुद। अटाकामा बता दिया मैंने, चिल्ली और पेरू में पाया जाता, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। भाई तो ठंडा बोल रहा हूँ, गर्म है मरुस्थल, ठंडी जलधारा की वजह से बना शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा हो गया, सबसे गर्म मरुस्थल हो गया सारा।
शुष्क का मतलब जहां पर कोई जलवायु नहीं पाई जाती। शुष्क मरुस्थल पूछे तो आओगा अटाकामा, गर्म मरुस्थल पूछेंगे तो आपका होगा सारा, और ठंडा मरुस्थल पूछेंगे तो गोबी। हाँ, मरुस्थल पूछेंगे तो गोबी। और वैसे कोल्ड डेजर्ट भारत में पूछो तो लद्दाख, भारत में कोल्ड डेजर्ट पूछे तो लद्दाख, विश्व का ठंडा मरुस्थल पूछे तो गोबी, एशिया का सबसे बड़ा पूछे जब भी गोबी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पूछे सारा अफ्रीका में, और वर्ल्ड का सबसे शुष्क जहां पर कुछ नहीं पाया जाता वो अटाकामा, चिली और पेरू में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे मैंने बता दिया आपको नाम। गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, ये सारे किसके मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया के। गोबी मरुस्थल बता दिया, चीन और मंगोलिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है शीतोष्ण का। ठीक है बच्चों, विश्व की पर्वत श्रेणियां आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इनको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, भारत में अरावली, भारत में अरावली, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में इनका नाम है। ठीक है बच्चों, एटलस जो है, देखो यहां पर जहां पर बाउंड्री होगी इस पर्वत में, यहां पर है एटलस। कौन सी है? एटलस। एटलस किसकी है? अफ्रीका की। एटलस पर्वत श्रृंखला किसकी है बच्चों? अफ्रीका की। ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग, ये ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। जो ड्रेकन्सबर्ग है ये पर्वत आपके ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन इस प्रकार के। और जो एटलस है ये फोल्ड माउंटेन है। तो अफ्रीका में पाए जाने वाले एटलस तो फोल्ड है, एटलस क्या है? फोल्ड है। और ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लॉक माउंटेन है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ये मरुस्थल से ऊपर जो भी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज कहां पर पाई जाती है? एंडीज। एंडीज मरुस्थल पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एंकागुआ। सबसे ऊंची चोटी क्या है? एंकागुआ। लंबी है भाई, बड़ी नहीं है, क्या है? लंबी है। एंकागुआ सबसे ऊंची चोटी है इस एंडीज पर्वतमाला की। आल्प्स पर्वत, अफ्रीका में तो जो एटलस कहलाता है, अफ्रीका में तो एटलस हो गया, यूरोप में इसके ग्रीक इटली में कौन सा कहलाएगा? आल्प्स। तो आल्प्स भी कैसा है? फोल्ड माउंटेन। जहां पर ये प्लेट टकराएगी ना वहीं पर मिलेंगे फोल्ड माउंटेन। जहां पर प्लेट आपस में टकराएंगे वो क्या मिलेंगे? फोल्ड माउंटेन। या ये भी फोल्ड माउंटेन, एंडीज भी फोल्ड माउंटेन, अमेरिका में भी फोल्ड माउंटेन, और आपके हिमालय में भी फोल्ड माउंटेन। क्योंकि यहाँ पर क्या टकरा रही है? प्लेट्स टकरा रही है। या पुराने टाइम पर जहां पर प्लेट होंगी वहां पर भी क्या मिलेंगे? फोल्ड। तो एटलस अफ्रीका के फोल्ड माउंटेन, आल्प्स यूरोप के फोल्ड माउंटेन, हिमालय पर्वत एशिया का फोल्ड माउंटेन, एंडीज। एंडीज किसका भाई? एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका का फोल्ड माउंटेन। ठीक है। रॉकी पर्वत श्रृंखला किसकी है? अमेरिका की। रॉकी पर्वत श्रृंखला भी क्या है? फोल्ड माउंटेन। यूराल, ये आपका ऊपर पाया जाता है रूस वाले पोर्शन से लगता हुआ। ये पुराने समय पर यहां पर प्लेट थी, जहां पुराने समय में प्लेट होंगी वो भी फोल्ड माउंटेन होगी। जहां पर प्लेट टकरा रही होंगी, चाहे आज टकरा रही हो चाहे पुरानी टकरा रही हो, सारी फोल्ड होंगी। तो मैं काम करता हूं केवल फोल्ड की बजाय ब्लॉक देख लेते, कोई ब्लॉक मिलेगा तो उसे याद कर लेंगे, अदरवाइज सारे फोल्ड होंगे। जैसे मैंने बताया था ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग क्या था? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन दूर जाते हैं ऐसे, जो दो प्रत्येक चट्टानें दूर जाएंगी तो ब्लॉक बनेंगे, जब पास आएंगी तो फोल्ड बनेंगे। तो अभी तक हमने एक फोल्ड पढ़ा, एक ब्लॉक पढ़ा ड्रेकन्सबर्ग, जिनमें चट्टानें दूर जाती हैं। जो अपना सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है ये सारे क्या है? ब्लॉक माउंटेन। जो ब्लॉक माउंटेन होती है रिफ्ट वैली बनाती, बताई थी ना, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली में से बहती है। तो ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली बनाती है। जिस प्रकार अपने सतपुड़ा विंध्याचल में महादेव मैकाले पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा है, इसी प्रकार ड्रेकन्सबर्ग किसमें? साउथ अफ्रीका में ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा है। इसके अलावा और सारी परतें मिलती हैं, मिलने से फोल्ड माउंटेन बनेंगे। तो वर्ल्ड में जितने पड़े, एटलस कहां पर? अफ्रीका में। आल्प्स कहां पर? यूरोप में। रॉकी कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। और भाई क्या नाम है? एंडीज कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। ये सारे, और यूराल कहां पर? जो पुराने समय पर चट्टानें जहां टकराती थी वो यूरोप में। ये सारे फोल्ड है। मुझे ही पता मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नाम पढ़ा रहा हूँ, पर बच्चों इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी चाहता था बिल्कुल आराम से समझाऊं। ऐसे ऐसे चट्टानें आई, चट्टानों के टूटने से इस प्रकार इंक्लाइन बने, वो टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा दिक्कत ये है। जब कभी फ्री बैच होगा
HCS का बैच पढ़ाऊंगा जो, उस HCS के बैच में बिल्कुल कंसेप्चुअल कराऊंगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली। जो बच्चे लग रहे होंगे, जिनको भाइयों को बहनों को HCS करनी होगी, उनको पूरे का पूरा टॉपिक समझाऊंगा बिल्कुल स्लोली, अति गजब से तरीके से। अभी जो फैक्ट करने जल्दी जल्दी आपके हो जाए। ठीक है बच्चों, मैकेंजी मैंने बताई थी, मैकेंजी नदी भी कनाडा में है और मैकेंजी पर्वत भी कहां पर है, कनाडा में है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट बताए थे, एक ब्लैक फॉरेस्ट और लोरेंज बताए थे ना, कोयला की खाने। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी के पर्वत हैं, ये भी ब्लैक फॉरेस्ट और लोरेंज ये भी दोनों आपके क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट ये और लोरेंज, लोरेंज जो पर्वत है, लोरेंज पर्वत जहां पर खाने पाई जाती है वो तो कहां का, फ्रांस का, और ब्लैक फॉरेस्ट कहां का, जर्मनी का। ये दोनों भी कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन 3 हो गए, ब्लैक फॉरेस्ट कहां का, जर्मनी का, लोरेंज कहां का, फ्रांस का, और ड्रैकन्सबर्ग कहां का, ड्रैकन्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका। जहां पर भी ये ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं वहीं पर मिनरल पाए जाएंगे बहुत ज्यादा, इसीलिए लोरेंज और ब्लैक फॉरेस्ट में कोयले की खानें मिलती हैं, ड्रैकन्सबर्ग में सोना मिलता है। क्लियर टू यू बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए। अब मैं बताऊं, सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इक्वेडर में पाया जाता है। इक्वेडर सबसे सबसे जो लंबा ज्वालामुखी इक्वेडर में, यहाँ पर ये रहा इक्वेडर, दक्षिण अमेरिका में इक्वेडर, इसके ऊपर पाया जाता सबसे लंबा सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है काटोपैक्सी, जो आज भी सक्रिय है, काटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका के एक शहर में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ आपको, विश्व के कुछ प्रायद्वीप जिनके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रायद्वीपों के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रायद्वीपों के बारे में आते हैं। थोड़ा पोर्शन और बचा है बस। प्रायद्वीपों में फ्लोरिडा, फ्लोरिडा यूएसए का है, फ्लोरिडा मैंने बताई थी उसकी जलधारा, गर्म जलधारा फ्लोरिडा बताई थी ना, इस तरफ बहती है फ्लोरिडा गर्म जलधारा। ठीक है, क्रीमिया प्रायद्वीप को रशिया ने कब्जा लिया था, पीछे से क्रीमिया के ऊपर पंगा आया था। क्रीमिया किसने कब्जा लिया था, रशिया ने कब्जा लिया था, इसीलिए को रशिया को G8 से निकाल दिया था। तो क्रीमिया प्रायद्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाई द्वीप, ये यहाँ पर है हवाई द्वीप, ये अफ्रीका का 50वां हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड रहा। ये अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 देशों का समूह है, उसमें से 50वां देश कौन सा बना था, हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड। ये जो है हवाई आइलैंड भी वेलकोने से ज्वालामुखी के फटने से लावे से बना था हवाई द्वीप भी। डियागो गार्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर में है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। ठीक है बच्चों, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में, यहाँ इंडिया के पास ही है डियागो गार्सिया। इस डियागो गार्सिया में है तो इंडिया के पास, परंतु ये किसका है, डियागो गार्सिया आपका ब्रिटेन का, और ब्रिटेन से यूएसए ने उधार ले रखा है, यूएसए ने अपना यहाँ बेस बना रखा है। तो डियागो गार्सिया है किसका, डियागो गार्सिया है आपका किसका, ब्रिटेन का, उधार किसने ले रखा है, अमेरिका ने, यहाँ पे बेस बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जंजीबार व पेम्बा, जंजीबार में पेम्बा, ऐसे छोटे छोटे द्वीप है, जंजीबार में पेम्बा, जंजीबार में पेम्बा छोटे छोटे द्वीप हैं। ये जो द्वीप है जंजीबार और पेम्बा छोटे छोटे, ये दोनों लौंग उत्पादन के लिए है हिंद महासागर में। जंजीबार और पेम्बा लौंग उत्पादन के द्वीप है हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड द्वीप, ये ग्रीनलैंड द्वीप जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टापू है। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के अंदर आता है। ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा, पुरानी चट्टानों का बना हुआ है, सबसे बड़ा है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ये बच्चों कालीन द्वीप, ये प्रशांत महासागर के अंदर, रूस के अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर, रूस के अंदर है स्कालिन द्वीप भाई, रूस के अंदर स्कालिन टापू। इस स्कालिन टापू के बारे में क्या है, यहाँ पर है ना, इंडिया ने अपना पेट्रोलियम का ONGC का बेस खोला था, ONGC का बेस खोला था कहाँ पर, स्कालिन द्वीप में, रशिया वाले में। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप आपको जो थे बता दिए। इसके अलावा शिकाकू द्वीप का चीन और जापान के साथ विवाद चल रहा है, ये मैंने सारे द्वीप इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो थोड़ा देख भी लेना। सर्डिनिया, जो सर्डिनिया जो इटली का पुराना नाम था वो सर्डिनिया था, इसलिए सर्डिनिया द्वीप कहाँ पर है, इटली में। मैंने सुई द्वीप दे रखे हैं, इनको एक बार देख लेना, थोड़े बहुत द्वीप। सेसेल्स द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेसेल्स द्वीप प्रशांत महासागर में है, और सेसली द्वीप हिंद महासागर में, सेसेल्स प्रशांत महासागर में। दो अलग अलग द्वीपों के क्या नाम है। मोरोसिस देश है, मोरोसिस देश किसमें, हिंद महासागर में, तो मोरोसिस द्वीप भी कहां पर हो गया, हिंद महासागर में। मार्शल द्वीप, ये मध्य प्रशांत सागर में, प्रशांत सागर के बीच में है मार्शल द्वीप, ऑस्ट्रेलिया के पास मार्शल द्वीप। माल्टा द्वीप, ये भूमध्य सागर के पास है, तो हिंद महासागर में हो गया। अंगूर और जैतून की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है आपका माल्टा द्वीप। कुमाऊ द्वीप, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी अटाल, अटाल जो होती कोरल रीफ, अटाल कोरल रीफ को बोलते हैं, अटाल, अटाल किसको बोलते हैं, कोरल रीफ को, वो पाई जाती है किसमें, कुमाऊ द्वीप में, कुमाऊ द्वीप में पाई जाती है बच्चों।
ठीक है, अब विश्व की कुछ जिले हैं, उनको थोड़े बारे में पढ़ लेते हैं। जिले और स्थानीय पौने हैं, ये स्थानीय पौने और जिले और जनजातियां 3 टॉपिक बचे हुए हैं, ये टॉपिक कर लो, फिर इसके बाद आपका पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान से समझो बच्चों। टिटिकाटा झील, टिटिकाटा जो झील है विश्व की सबसे ऊंची झील है, कहां पर पाई जाएगी? पेरू और बोल्विया। ये पेरू रहा, ये बोल्विया रहा। पेरू और बोल्विया में इनके पहाड़ों में, मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी नहीं होगी, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती टिटिकाटा झील विश्व की सबसे ऊंची झील। और भारत की ऊंची झील कौन सी? चंद्रताल, देवताल। देवताल कहां पर? उत्तराखंड में। ये विश्व की बात कर रहे हैं। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ? यूएसए में। और अपनी यहाँ साल्ट लेक कहाँ थी? कलकत्ता में। ठीक है। ग्रेट बियर लेक, ये कनाडा की मीठे पानी की झील है, तो ग्रेट बियर लेक ये कनाडा की मीठे पानी की झील है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए की थी। ठीक है। ग्रेट स्लीव लेक, ये भी कनाडा की झील है, सोने और यूरेनियम का उत्पादन होता है ग्रेट स्लीव लेक में। ठीक है बच्चों। ग्रेट लेक में 5 झीलों के नामकरण से बनी है ग्रेट साल्ट लेक। 5 झीलों, सुपीरियर झील, उरन झील, मिशिगन झील। सुपीरियर वर्ल्ड की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। इन 5 से मिलकर बनी साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, एरियो, टोरंटियो, इनके नाम भी पूछते हैं। सुपीरियर, मिसिसिपी, एरियो, एक बार सुन लियो, एरियो, मिशिगन, टोरंटियो, इनसे 5 से मिलकर ग्रेट साल्ट लेक। सुपीरियर वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन क्या बताई थी मैंने? लेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है तो वो के समुंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा? ग्रेट बियर लेक कनाडा वाली। विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील बोलो तो क्या है? विक्टोरिया। ये नील नदी से निकलती है, नील नदी से निकलती है विक्टोरिया झील। इथोपिया सूडान के पास विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल मैंने बताया रूस और साइबेरिया में विश्व की सबसे लंबी गहरी झील, क्योंकि वहां पे अरल सागर है ना, तो विश्व की सबसे लंबी और गहरी झील, बुझो ना, लंबी और गहरी झील, उनमें कौन सी आओगी? बैराल, बैकाल। क्या आएगी बच्चों? बैकाल। ठीक है। सबसे ज्यादा लवणता, सबसे ज्यादा साल्ट किस झील में है? वो वान झील में है। किसमें? वान झील। कहां पर बच्चों? तुर्की। वान झील तुर्की में। वान झील तुर्की में सबसे ज्यादा क्या? साल्ट है। ग्रेट लवणता, वान झील तुर्की। सबसे लंबी और गहरी कौन सी होगी बच्चों? लंबी और गहरी होगी बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील सबसे लंबी और गहरी झील होगी, रूस और साइबेरिया की पानी की बैकाल झील। मृत सागर, डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के उसमें पाया जाता है डेड सी, जहां पर बिल्कुल निचाई में है, जिसकी नीची झील है। ठीक है। यह भी लवणता वाली झील है, पर सबसे ज्यादा लवणता किसमें? तुर्की में। वोल्गा और यूराल नदी, वोल्गा नदी किसकी है भाई? रूस की नदी है भाई। रूस की प्रमुख नदियों में कौन सी? वोल्गा। ठीक है। अब मैं विश्व के कुछ प्रसिद्ध रेल मार्ग बता रहा हूं, इनका नाम भी आपने सुन रखा होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग आ जाए तो वो आपका रूस में है, खाली पीटर्सबर्ग आ जाए तो वो आपका अमेरिका में है। खाली पीटर्सबर्ग अमेरिका में, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग बनाया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, 1891 में बनाया था, 9232 किलोमीटर लंबा। ठीक है बच्चों। पीटर्सबर्ग खाली आ जाए तो यूएसए में बता दिया आपका। यूरोप के रेल मार्गों को ओरिएंटल एक्सप्रेस वे कहते हैं। यूरोप के रेल मार्ग को क्या कहते हैं? ओरिएंटल एक्सप्रेस वे। कुछ स्थानीय पवने आ जाओ बच्चों। काल बैसाखी, काल बैसाखी अपनी पश्चिम बंगाल वाली पवनों कहते हैं, जिनमें चक्रवात ज्यादा आते हैं। टी शावर, जो टी शावर जो बारिश होने की वजह से जहां पर क्या नाम है आपकी चाय का उत्पादन अच्छा हो जाए, ये आपकी कहां पर होती है? असम में। उस स्थानीय पवनों को टी शावर कहते हैं। मैंगो शावर, बारिश की वजह से आम ज्यादा अच्छे हो जाए, वो महाराष्ट्र में होते हैं, उनको मैंगो शावर बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम, जो कॉफी के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो कर्नाटक में, तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। ये स्थानीय पवन है भारत की। मैंगो शावर महाराष्ट्र में, टी शावर असम में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने बताए थे, जो उत्तरी भारत में आते हैं, जिनकी वजह से पूरे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, रोहतक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ भाग और उत्तर प्रदेश के भाग में बारिश होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लू, गर्मियों में चलने वाली शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट भाई कि विश्व की स्थानीय पवनें। विश्व की स्थानीय पवनों में एक तो फान, फान बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड में गर्म व शुष्क पवनें, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रहता है, ठंडा रहता है, तो इन पवनों से वहां पर राहत मिलती है, ठंड दूर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोन,
फोन, स्विट्जरलैंड में चलने वाली फोन भाई, स्विट्जरलैंड में चलने वाली फोन, फोन इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, गर्म व शुष्क पौने हैं तो सर्दी से राहत दिलाती है स्विट्जरलैंड में फोन। ठीक है, सिराको, सिराको मिस्र में चलती, मिस्र में गर्म रहेगा तो गर्म पौने हैं, ये अच्छी नहीं है, ये गर्म पौने और गर्मी बढ़ाती हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम, मिस्र में इनका नाम है खमसिन, क्या नाम है खमसिन, तो सिराको बोलो या खमसिन बोलो, मिस्र लीबिया वगैरह में चलने वाली पौनों का नाम। इनमें लाल रेत उड़ता है और लाल रेत उड़ता हुआ ऐसा लगता है कि लाल बारिश हो रही है, तो लाल वृष्टि कौन सी पौने करती है, सिराको और खमसिन करती है। ठीक है बच्चों, पर अंगूर व जैतून की फसलें जो होती है यहाँ पर इनको नष्ट कर देती है, इसलिए बताया मैंने अच्छी पौन नहीं है। गर्म क्षेत्र में गर्म पौन चलेगी, अच्छी नहीं है। गर्म क्षेत्र में ठंडी पौन चलेंगी, अच्छी है। ठंडे क्षेत्र में गर्म पौने चलेंगी, वो अच्छी है। अरमटन, अरमटन फिर भाई, अरमटन क्या होगी, गिन्नी क्षेत्र, गिन्नी क्षेत्र किसमें आपका अफ्रीका में, तो ये पौने भी क्या होते हैं, ये पौने भी खतरनाक होती हैं। और इनको क्या बोलते हैं, हरमटन कहाँ पर बोलते हैं, इनको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, डॉक्टर विंड, डॉक्टर बोलते हैं, इनसे बच के रहो भाई, डॉक्टर विंड बोलते हैं इनको, हरमटन को। कहाँ पर, गिन्नी क्षेत्र में, उस गिन्नी क्षेत्र में अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में इसी टाइप की पौने चलती है, उनको ब्रैक फिल्डर बोलते हैं, या तो गिन्नी में चलेगी वहां ऑस्ट्रेलिया में चलेगी। ऑस्ट्रेलिया में बोलो तो ब्रैक फिल्डर, और यहाँ बोलो तो बच्चों कौन सा हो गया आपका, वो हरमटन। ठीक है बच्चों, इसके बाद बताई मैंने मिस्ट्रल, फ्रांस में बहने वाली ठंडी है। ये फसलों को, मैंने बताया फ्रांस भी ठंडा है तो ठंडी बहेंगी तो खतरनाक होंगी। मिस्ट्रल कहाँ की, फ्रांस की। फोन अच्छी थी, फोन किसमें थी, स्विट्जरलैंड में, गर्म पौने, इसलिए अच्छी थी बच्चों। चिनुक यूएसए की बढ़िया पौने, क्योंकि गर्म पौने हैं तो यूएसए में जो आइस बनेगी उनको खा जाएंगी, तो चिनुक यूएसए की गर्म पौने आइस को खा जाएंगी। फोन स्विट्जरलैंड की गर्म पौने जो वहां की आइस को खा जाएंगी। दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, फायदेमंद वाली। ठीक है भाई, अब जनजातियां मैंने बताया, एस्किमो, एस्किमो कनाडा की जनजाति, कनाडा और ग्रीनलैंड में जो बर्फ के घर बनाते हैं उन बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। पिग्मी मैंने बता दी थी, पिग्मी कहां पर, कांगो में जनजाति पाई जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है पिग्मी। बुशमैन में मैं बताई थी, कालाहारी, बोत्सवान, साउथ अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है बुशमैन। ठीक है बच्चों, खिरगिज, खिरगिज पौने बताई थी ना अभी, खिरगिज या खिमसिन, ये मध्य एशिया की जनजाति है। मसाई, ये केनिया में पाई जाती है। केनिया किसका देश है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केनिया। उसमें कौन सी बताई मैंने इंपॉर्टेंट, मसाई। बंटू, ये अफ्रीका में की भूमध्य रेखा के पास पाई जाने वाली जनजाति, कांगो वांगो में पाई जाएगी बंटू, तो बंटू पिग्मी कांगो में पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, एनु, एनु जापान की जनजाति है। एनु कहाँ की है, जापान की। बिंदुब, बिंदुब किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है बिंदुब। ठीक है बच्चों, कुर्द, ईरान इराक की जनजाति है, जो तेल के लिए जिन्होंने आईएसआईएस से लड़ाई लड़ी थी, कुर्द जनजाति। माहोरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। इनके, इन जनजातियों के नाम पर नदियों का नाम पड़ा था। न्यूजीलैंड पहला देश था जो नदी के नाम को जीवित का दर्जा देने वाला था, माहोरी जनजाति वाले व्यक्ति थे वो। ठीक है बच्चों, विश्व के प्रसिद्ध उपनाम मैंने आपको बहुत पहले करा दिए थे, ये उपनाम आपके हो चुके हैं, ये शहर हो चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने बता दिया। हरिकेन बताया था, हरिकेन कहाँ पर कहते हैं, हरिकेन आपको कहते हैं जो अफ्रीका, जो अमेरिका वगैरह में क्या आता है, जोर का तूफान आता है, उसे हरिकेन। टाइफून, टाइफून किसे कहते हैं, जो फिलीपींस और चीन में जोर का तूफान आएगा उसे क्या बोलेंगे, टाइफून। यहाँ पर जो आता है अपने यहाँ पर क्या बोलेंगे, टोर्नेडो भी, टोर्नेडो तेज गति वाले कोई बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, टोर्नेडो। इस प्रकार मैंने फैक्चुअल चीजें थी ये आपकी कंप्लीट कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा था जो आपने आज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है हरियाणा जीके का एक पोर्शन और होगा जिसमें काफी कवर हो जाएगी, इसको एक बार तो देख लेना, एक बार इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, काफी कुछ हेल्प आपको इसके मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस क्लास के लिए।